इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं, अंडरलाइन कर लेता हूँ पेज को ही ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बोल रहा है कि सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो करंट के ना दो प्रकार होते हैं, डीसी और एसी। क्या क्या होता है? डीसी और एसी होता है ना। चलिए, डीसी और एसी हो गया। तो डीसी क्या होता है? एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। तो डीसी कैसे दिखेगा? जैसे आप ऐसे लेंगे ना, ग्राफ लेंगे अगर, तो थोड़ा सा, तो जैसे ये ग्राफ है ना, तो ये आपका डीसी हो गया, एक जैसे चलेगा। ये टाइम हो गया। तो ये करंट कैसे एक जैसे बढ़ रही है। ठीक, लेकिन इसमें एसी में क्या होता है? अगर इसी में हम लोग एसी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एसी हो जाता है। इसमें क्या होता है? डायरेक्शन भी चेंज होती है और वैल्यू भी बदलती रहती है। तो उसी के बारे में दिया है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये है कि मतलब वो नेचर उस करंट के, इलेक्ट्रॉन्स के चलने का टर्मिनल्स बदलते रहता है। जब फैराडे का आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों चलते जाता है, वो बदलते जाता है। क्योंकि ना वो बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसके कारण करंट पैदा होता है, वो बोलता है कि ना वो d∅dt होगा। क्या होगा? d∅dt। और जो फाई होता है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को जब बदलते हैं ना, तो क्या होता है, अब पूछे तो बता देता हूँ, तो फिर लगेगा कि सर को आता नहीं है। ये कैसा रहता है? जैसे ABCD, तो जब उसको घुमाते हैं ना, तो जब घुमाते हैं तो क्या होता है? जब घुमाते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा? डी इधर आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। तो इसलिए ना करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये बेसिक रीज़न है। तो जब जनरेटर में मोटर आएगा तब आप समझेंगे क्लास 10 में। तो बोल रहे हैं द सेल आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक, एब्रीवेटेड एज डीसी। तो जो सेल होता है उससे कौन सी करंट निकलती है? डीसी करंट निकलती है। द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। क्या होता है कि ये देखो, आपको दिख रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ बहती है। कहाँ पे? आउटसाइड। कहाँ पर बहती है? आउटसाइड बहती है। मतलब सर्किट के बाहर में कैसे बहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, थ्रू द बल्ब ऑफ द टॉर्च। ये रहा बल्ब उस टॉर्च का। ठीक, ये बल्ब, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अंदर कैसे बहेगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। ठीक, चलिए, इसके बाद क्या बोला? द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट गिवन बाय सेल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। व्हेन द सेल गेट्स डिस्चार्ज इट स्टॉप्स गिविंग करंट एंड बिकम्स यूजलेस। ठीक, तो ये आपके पास डीसी करंट का डेफिनेशन है जो हमने अभी देखा था, उसी के बारे में। फिर ये बोल रहा है कि सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिससे कि वो करंट भेजता है सर्किट में। आई बात समझ में? इसके अंदर क्या होता है? कंडक्टिंग रॉड्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ठीक, और जिस सॉल्यूशन में वो डूबे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। शायद आप क्लास 7th और 8th में पढ़े होंगे। यहाँ H2SO4 होता था, याद है? और यहाँ पे रॉड होते थे। तो इन रॉड को बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स और लिक्विड को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दो प्रकार के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। सेकेंडरी क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं। प्राइमरी में क्या होता है कि वो इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार चार्ज हो गया तो खत्म, है ना। ये कैसे होते हैं? यूज एंड थ्रो टाइप के होते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर में डिपेंड करते हैं, है ना। एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल वोल्टाइक सेल, लेक्लांची सेल, डैनियल सेल एंड ड्राई सेल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी। ठीक, अब चलिए आगे जाते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होता है कि जो कि ना रिवर्सिबल होता है। जैसे अपने मोबाइल का बार बार डिस्चार्ज होता है, रिचार्जेबल हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, बार बार रिवर्स, मतलब बार बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, ड्यूरिंग चार्जिंग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द केमिकल एनर्जी एंड गेट स्टोर्स इन द सेल। व्हेन सेल इज यूज्ड टू सेंड द करंट इन द सर्किट, केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल। दीज सेल्स कैन दस बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब क्या होता है कि ना, चार्ज रहता है, उतर जाता है, फिर हम चार्ज करते हैं, फिर वो यूज़ होता है, फिर बार बार करते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी क्या होती है? बहुत लंबे समय तक चलती है ना। टॉर्च की भी जो रिचार्जेबल होती है, कैमरा की होती है, तो लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि वो एक बार चार्ज हो गया तो बहुत दिन चल रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल बैटरी और सेल बहुत दिन तक चलते हैं, क्योंकि रिचार्ज डिस्चार्ज होते रहते हैं। जैसे मेरे मोबाइल का बैटरी चार्ज 5 साल हो गया है।
उसके बाद देखते हैं आगे। इसमें फिर आपको याद करने की ज़रूरत है किस प्रकार के सेल आते हैं इसमें। दिया है क्या, जैसे इसमें बोल दिया मोबाइल फ़ोन का दे दिया है ना, स्टोरेज सेल दे दिया है, और एक होता है वी यूज़ ए नंबर ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल्स। एक में लेड होता है, ठीक, और गिविंग क्या करता है, गिविंग हाई करंट देता है, ठीक, और लो करंट जो रिचार्जेबल होता है वो टॉयज और मोबाइल फ़ोन में होता है, ठीक। और कितने प्रकार है, एक लेड है एसिड वाला और एक अल्कली है निकल फेरस का मिला हुआ है ना, मतलब पूछेगा नहीं, बाकी होगा तो डिफरेंस टेबल आप याद कर लेना। तो जो सेकेंडरी होता है वो हैवी होता है और कॉस्टली होता है, और जो प्राइमरी होता है वो सस्ता होता है, हल्का भी होता है, ठीक। चलिए अब इसमें चलते हैं। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, इज आई टी, क्यू इजकल टू आई टी, और एक फॉर्मूला लिखवाते हैं कि इजकल टू एन ई, ठीक। तो ये दोनों फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो करंट तभी होगा जब ना इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, चलेंगे, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको याद रहना चाहिए हर हाल में। ये क्या बोलता है कि करंट फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल इन द इलेक्ट्रोड्स, करंट फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस, ठीक। अब ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था वो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया है, दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं कि ठीक है, ऐसे ए इजकल टू बी एंड बी इजकल टू सी, तो ए इजकल टू सी भी लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताया। हाँ वही तो, आई टी और एन ई को बराबर कर दिया है ना। इसके बाद और कुछ खास नहीं है पढ़ने लायक। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, यूनिट ऑफ करंट। यहाँ पे क्या करेंगे, सब में इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे, ठीक। तो जैसे 1 एम्पियर, 1 सेकेंड, 1 कूलाम, ठीक। तो बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम एंड द एसआई यूनिट ऑफ द टाइम इज 1 सेकेंड, सो दैट द एसआई यूनिट ऑफ द करंट इज कूलाम पर सेकेंड विच इज कॉल्ड एज एम्पियर, ठीक। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर मिली एम्पियर होगा तो 10 टू पावर -3 होगा, और माइक्रो होगा तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा। सिंबल यूज इन सर्किट डायग्राम्स। अभी कोई सिंबल है, अगर एक ऐसा बना हुआ सेल है, अगर एक से ज़्यादा है तो बैटरी है। ये एसी सोर्स के लिए रहता है, ऐसा भी बना सकते हैं एसी सोर्स के लिए ना, आधा ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्या होता है, ये एक लेक्लांची सेल है, ये डैनियल सेल है, ये स्टोरेज सेल है, ये प्लग की मतलब स्विच भी बोल सकते हैं, क्या ये स्विच, ये रियोस्टेट है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, एमीटर है, ये क्या बताता है, करंट नापता है, ये करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताता है, और ये करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, एक प्रकार से वैल्यू नहीं बताएगा, बस बताता है किधर से किधर बह रहा है ना। और वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्टेज बताता है, ये लेकिन रीडिंग नहीं दिखाता, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक। इससे कोई क्वेश्चन आना नहीं है। इसके बाद देखिए बोल रहे थे कन्वेंशनल करंट और सिंपली करंट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। करंट एक्चुअली किधर मानते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बहते हैं, अपोजिट को माना जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स जिस साइड मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को मानते हैं। ये की है, ये की ओपन है, ये की क्लोज है, ये अलग अलग प्रकार का है। जैसे ये प्लग की है, ये स्विच है, ये टैपिंग की है, ये प्लग की है, ये स्विच है, ये टैपिंग की है। तो ये सब सिंबल है, ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है ना। फर्स्ट ये इस्तेमाल होता है, सेकेंडरी में ये इस्तेमाल होता है, थर्ड में ये इस्तेमाल होता है। तीनों सिंबल ही हैं एक प्रकार के सर्किट में दिखाने के लिए। अभी रियोस्टेट कैसे काम करता है देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से करंट वायर ले रहे हैं और यहाँ से करंट दे रहे हैं, तो ये करंट जा रहा है और हर वायर से होते हुए जा रहा है। तो जैसे ही करंट ना यहाँ से होकर यहाँ पहुँचा, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ चल जाएगा, मतलब इतनी दूर की सर्किट काम नहीं कर रही है। इतना रेड क्यों, मतलब हर तार में करंट है, ठीक, हर तार में करंट है, तो ये ऊपर चल गया। मान लीजिए आपने जॉकी को इधर खिसका दिया, तो क्या होगा, जितना दूर जाएगा, जैसे मान लीजिए जॉकी अब यहाँ पर है, ये चीज़ मान लीजिए, ये चीज़ मान लीजिए अब यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट अब यहाँ से निकल के यहाँ चल जाएगा, तो इतना दूर का सर्किट जो है आउट हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? इससे क्या होता है कि करंट की वैल्यू ज़्यादा कम कर लेते हैं, जितना कम, जैसे कि ये है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से करंट ले रहा हूँ और यहाँ से करंट दे रहा हूँ, तो सिर्फ एक रिंग घूम के करंट बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एसी को
हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं कहीं और लगा देता हूँ, इसको अब यहाँ लगा देता हूँ, तो क्या होगा, ये पूरा करंट घूमेगा, यहाँ घूमेगा और जब यहाँ पहुँचेगा तब बाहर आएगा। तो ज़्यादा तार आ गया सर्किट में, तो जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ता है ना उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्या होता है, करंट का वैल्यू कम हो जाता है। मतलब जितनी तार लंबी होती जाएगी ना उतना करंट कम जाएगा। तो रेगुलेटर का मतलब क्या होगा, रेगुलेटर का मतलब ये ऐसे है, ठीक, यहाँ से करंट जा रहा है। अगर करंट यहाँ से लोगे तो क्या होगा, पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो सर्किट को मानेंगे 1। अब यहाँ से लोगे तो हो जाएगा 2, यहाँ से लोगे 3, यहाँ से हो जाएगा 4। फिक्स्ड वैल्यू होती है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये 5। अब अगर आपका जॉकी यहाँ पर है, यहाँ से करंट ले रहे हो तो पूरे तार से करंट घूम के आएगा, लंबी यात्रा करके आएगा, तो करंट थक जाएगी, मतलब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपको कम करंट मिलेगा, तो पंखा क्या होगा, स्लो चलेगा। तो पंखा 1 पे है। अब आपने यहाँ से करंट ले लिया, तो यहाँ से लेंगे तो क्या आपको पूरी तार में घूमेगा, बट ये दोनों में करंट नहीं जाएगा, क्यों, यहाँ से बाहर निकल गया, तो थोड़ा करंट ज़्यादा मिलेगा, तो पंखा थोड़ा सा तेज चलेगा। वैसे अगर आप यहाँ से जॉकी लगा दिए तो क्या होगा, करंट आया और आपने बाहर ले लिया, तो जितना करंट दे रहे हो फुल मिल रहा है, तो पंखा फुल तेज चलेगा। जो पंखा चलता है वो भी इसी प्रिंसिपल। हाँ, तो ये एक प्रकार से आपका रेगुलेटर है। क्या है, रेगुलेटर। ये रेगुलेटर है, ठीक। ये चीज़ होती है, इसी के बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है, इसी को रियोस्टेट बोलते हैं। अब एमीटर क्या है देखें। एमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन सर्किट। एमीटर नाम से ही पता चल रहा है, एम्पियर को जोड़ता है, मतलब तौलता है, वैल्यू निकालता है। तो एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है। इसमें बोल रहे थे प्लस साइन मार्क एट वन टर्मिनल ऑफ इट इंडिकेट द करंट मस्ट एंटर इट थ्रू दिस टर्मिनल। प्लस साइन बताता है कि एमीटर में प्लस साइन तरफ से ही करंट को अंदर डालना चाहिए। तो अगर एमीटर ऐसा बना हुआ है, प्रैक्टिकल में जाओगे ना तो ऐसा बना रहता है एमीटर, और इसमें टर्मिनल रहता है 2 ठो, और ऐसा बॉक्स जैसा रहता है। तो ना अगर ये प्लस है ना तो करंट को प्लस में घुसना है और माइनस से निकलना है। आई बस समझ। वोल्ट मीटर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक। ये क्या होता है, वोल्ट मीटर शोन यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट। ये कैसे होता है, एक्रॉस होता है। एक्रॉस होता है मतलब देखिए डायग्राम बता रहे कहीं भी नहीं गया है, जहाँ पे बना देते हैं, देखिए जैसे ये करंट है, ठीक, ऐसे लगेगा वोल्ट मीटर। तो करंट यहाँ से भी जाएगी, करंट यहाँ से भी जाएगी, और दोनों का वोल्टेज अलग अलग होगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस निकलता है। आई वो सामने। तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल लगता है। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल लगता है। और एमीटर कैसे लगेगा, सीरीज में लगेगा, ठीक। सीरीज में क्यों लगाते हैं, पैरेलल उसमें क्यों लगाते हैं, उसका रीज़न एक बार और देख लेंगे आगे कि सीरीज पैरेलल में वोल्टेज और करंट में क्या अंतर आता है, ठीक। इनको थोड़ी देर पढ़ाता हूँ, लिखिए तो कब लिखिएगा आंसर। हाँ, आज तो मैथ्स का भी टेस्ट था ना, मैथ्स बोला तो रोज देगा, कोई ना हो नहीं देना। चल एक्सपोनेंट निकाल, जो बन जाए तो उसी को बना लेना भाई, 5 ठो। क्या कर देना, क्या चीज़, आंसर खोदना है, आंसर खोदना है मेरे को। गोरे गोरे मुखड़े दिखाने, मंजीदी करे, मेरी बहुत होशियार है।